नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी बिहार का मॉर्निंग लाइव शो बिहार बिहान और मैं हूं आपकी होस्ट निहारिका। हमारे सभी दर्शकों का बेहद स्वागत कार्यक्रम बिहार बिहान में। आज दर्शकों शुरुआत करूंगी गुलजार साहब की पंक्तियों से। उन्होंने लिखा है, मैं हर रात सारे ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं, मगर रोज़ सुबह ये मुझसे पहले जाग जाती हैं। हमारा मन, उसमें हमारे बहुत सारी ख्वाहिशें, हमारे शौक़, हमारे अरमान, पर व्यस्त दिनचर्या में, जीवन की भाग दौड़ में हम अपने शौक़ के लिए शायद कभी कभी वक्त नहीं निकाल पाते हैं। पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी व्यस्त ज़िंदगी में भी अपने शौक़ के लिए वक्त निकालते हैं, उसे तराशते हैं और उस क्षेत्र में अपनी पहचान भी कायम करते हैं। कुछ ऐसे ही हैं हमारे आज के मेहमान भी। फिर पता है, हमारे जो ये शौक़ हैं, हमारी जो ये चाहते हैं, हमारी जो अरमान हैं, उन्हें मंजिल मिले, उन्हें उनके द्वारा हमें हमारी पहचान मिले, इसके लिए बेहद ज़रूरी है कि हम सही रास्ते का चयन करें। और सही रास्ते के चयन के लिए आवश्यक है कि हमारे विचार अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं हमारे पहले सेगमेंट आज का सुविचार से। कोई त्रुटि तर्क वितर्क करने से सत्य नहीं बन सकती, और न ही कोई सत्य इसलिए त्रुटि बन सकती क्योंकि कोई इसे नहीं देख रहा। ईश्वर के सामने हम सभी एक बराबर ही बुद्धिमान हैं और एक बराबर ही मूर्ख भी। आपने देखा आज का सुविचार। कहते हैं हर पल हर क्षण विशेष होता है और हर दिन बहुत कुछ कहता है। हर दिन का एक खास इतिहास होता है जिसके बारे में जानकारी हम आपको देते हैं हमारे इस सेगमेंट में, जिसका नाम है आज का इतिहास। आइए देखते हैं क्या है आज का इतिहास। आज हमारे कार्यक्रम में हमारे साथ हैं डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह जी। तो चलिए स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान का। नमस्कार सर। नमस्कार दर्शकों, बेहद अभिनंदन। आपका बहुत बहुत आभार जी। सबसे बड़ी बात, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही अपने दर्शकों से कहा, होता अमूमन ये है कि जब हम व्यस्त होते चले जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो हमारी दिल की चाहत है, जो हमारे अरमान हैं, वो किनारे पे रखे रहे चले जाते हैं। मैं अचंभित हूँ कि इतनी व्यस्त दिनचर्या के बावजूद भी आपने अपने लेखन के शौक़ को जीवंत रखा है, लिखी हैं कविताएं और उसे पुस्तक के रूप में परोसा भी है, सजाया है, संवारा है। सबसे पहले तो शुभकामनाएं आपको आपकी इस पुस्तक के प्रकाशन के लिए। धन्यवाद। कार्यक्रम में हमारे साथ हैं तो शुरुआत में ही चाहूँगी कि कुछ पंक्तियाँ आपके जो शब्द हैं उन्हें हम अपने दर्शकों तक पहुँचाएं। शुरुआत में क्या सुनाना चाहेंगे, फिर हम बातचीत की प्रक्रिया शुरू करेंगे। 70 के दशक की जी एक कविता सुनाता हूँ। एक्चुअली इस पुस्तक में 70 के दशक से लेकर के और पिछले महीने तक की कविताओं का संकलन है। क्या बात है। जो लगभग 50 वर्षों की मेरी काव्य यात्रा आप कह सकती हैं। बिल्कुल। इसीलिए मैंने इसको शब्द यात्रा का नाम दिया है। बहुत बढ़िया। तो आपकी इजाज़त से मैं एक कविता सुनाता हूँ। ये प्रारंभ के दिनों में लिखी हुई मेरी कविता है, जब मैंने प्रोफेशन स्टार्ट किया था। अच्छा। नौकरी में आने की मेरी कोशिश थी। कुछ घर की कुछ जग की, कविता का शीर्षक है जी। कुछ घर की कुछ जग की। ख्वाब हमने भी देखे हैं, ख्वाब हमने भी देखे हैं, पतंग की डोर, पतंग की तरह डोर में बंध आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ने के। ख्वाब हमने भी देखे हैं, पतंग की तरह डोर में बंध आकाश की अनंत ऊंचाइयों तक उड़ने के, परंतु टूटकर उल्काओं की तरह गिर न जाऊं, इसीलिए डरता हूं। क्या बात है। कुछ चंद पंक्तियाँ और बातें इतनी बड़ी, इतनी गहराई, जो जीवन की सच्चाई है। मैं कहूँगी हमारे मन की ख्वाहिशें ऊपर उड़ने की, आसमान छूने की, पर कहीं ना कहीं मन में ये भय कि अगर मैं बहुत ऊंचाइयों तक पहुँचा तो पता नहीं क्या होगा, गिर ना जाऊं, और वहाँ उस दौरान अपने आप को संभालना। बहुत सुंदर, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छी पंक्तियाँ। इसीलिए डरता हूँ, धरती पर उतरकर रोजी और रोटी के स्वप्न उभारता हूँ, रोजी और रोटी के स्वप्न उभारता हूँ। अतीत की स्मृतियाँ छोड़
अतीत की स्मृतियाँ, बीती अनुभूतियाँ छोड़ भविष्य की आकांक्षाएं समय की तीलियों पर बुनने में मग्न हूँ। चौराहे की भीड़ में होड़ लगी है, चौराहे की भीड़ में होड़ लगी है और आगे निकल पड़ने की अभिलाषा में सब एक दूसरे को छलते हुए लग रहे हैं। कोल तार में लिपटे हुए लोग जोक की तरह एहसान के नाम पर रक्त चूस रहे हैं और सफ़ेद पोश बने हुए हैं। जी, क्या बात है। धन्यवाद। और जो पंक्तियाँ आपने लिखी है, मैं सोच रही थी, एक युवा मन, आपने कहा 70 के दशक की कविताएं हैं। एक युवा मन जब वो अपने जीवन को एक रूप देने के लिए प्रयासरत है और उसकी आंखें जो देखती हैं, जो महसूस करती हैं, वो दिख रही थी मुझे आपकी पंक्तियों में। धन्यवाद। बहुत अच्छी कोशिश और बहुत अच्छी रचना आपकी। धन्यवाद। आज आप हमारे साथ हैं और हम आपसे बातें कर रहे हैं, तो जो सवाल मेरे मन में आता है वो आपके पिता से जी से जुड़ी हुई भी है। एक निर्भीक स्वतंत्रता सेनानी आपके पिता, जिन्होंने समाज के को आगे ले जाने के लिए बहुत प्रयास किया। महिलाओं की शिक्षा की बात हो और वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो या फिर गरीबी उन्मूलन की बात हो, हर क्षेत्र में सक्रिय रहे, समाज के लिए बहुत कुछ किया आपके पिता स्वर्गीय श्री श्याम नारायण सिंह जी। आपसे जानना चाहूँगी, आपकी उस स्मृतियों में आपके पिता क्या कहेंगे? मेरी स्मृतियों में मेरे पिता, लगभग मैं 10-11 वर्ष का था जब जी, उनका जी। देहांत हुआ और उसके 2-3 वर्षों पहले तक जी। वो इतने व्यस्त रहते थे, क्योंकि राजनीति से जुड़े हुए थे, काफ़ी लोगों का आना जाना लगा रहता था। लेकिन जब उनको पहली बार हृदयाघात हुआ, जी। उसके बाद से उन्होंने सार्वजनिक जीवन का काम छोड़ दिया अच्छा। और घर पे ही ज़्यादा रहते थे। तो एक बड़ा अंतर मैंने देखा कि जब वो सत्ता के आप करीब होते हैं तब आपका क्या क्या दिनचर्या आपकी होती है, सत्ता से हटते ही आपकी क्या स्थिति होती है। जी। जब वो काफ़ी रुग्ण हुए तो उस टाइम का काफ़ी हमारे परिवार ने और हम लोगों ने अर्थाभाव भी झेला। जी। जी। एक्चुअली हमने अपने पिता को उनकी मृत्यु के कई वर्ष बाद जानना शुरू किया। अच्छा। जब लोगों ने उनके बारे में बताना शुरू किया कि कितने महान व्यक्तित्व थे। और आज भी मैं देखता हूँ तो किसी एक व्यक्तित्व में इतने सारे गुण समाहित होना बहुत मुश्किल होता है। शुरुआत के दिनों में जब वो कॉलेज में थे तब वो चंद्रशेखर आज़ाद से प्रभावित थे और उनके दल में शामिल हुए। कालांतर में अनुग्रह नारायण सिंह के संपर्क में आए और हमारे दादाजी ने उनको प्रेरित किया गांधीवादी बनने के लिए, गांधी की प्रेरणा में जाने के लिए। कई उपलब्धियां रही उनके साथ में। 1937 में पहली बार जब अंग्रेजों ने भारतीयों को अपनी विधायिका बनाने की अनुमति दी, तब से लेकर 1952 तक वो एमएलए रहे और वो पहले एमएलए रहे जो जेल गए आंदोलन के काल में। भारत के इतिहास में ये पहले व्यक्ति थे और वेरी फर्स्ट बैच एमएलए भी रहे। जेल में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सानिध्य में आए, वहाँ उनकी बड़ी अच्छी मित्रता हुई, मतलब उनके अनुजवत रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नाम पे सेवदह में उन्होंने हाई स्कूल खोला। और बिंद ग्राम जहाँ के रहने वाले हमारे पिताजी थे, हमारा जो पैतृक गांव है, वहाँ पे हाई स्कूल खोला। सबसे बड़ा उनका अनूठा काम रहा 1946 में जब दंगे हुए। उस दंगे में अपने बागीचे में, काफ़ी बड़ा बागीचा था, लगभग 6000 मुसलमानों को उन्होंने सुरक्षित और संरक्षित किया। क्या बात। और उनका भरण पोषण महीनों तक किया। उसी टाइम में हमारे दादाजी की मृत्यु हुई थी। और दादाजी के भोज के लिए मतलब 15-20 गांव के लोगों को निमंत्रित किया गया था, लेकिन उन्होंने वो सारा जो अनाज था उनकी देखरेख में उनके भोजन के लिए ये लगा दिया। आपने पटना में देखा होगा 7 शहीद स्मारक। तो उसके लिए है कि जगत नारायण लाल हमारे पिताजी के मित्र थे और इन लोगों ने युवा जत्थे का नेतृत्व किया था। और बड़ा श्याम बाबू का ओजस्वी भाषण हुआ था। श्री कृष्ण सिंह जो उस टाइम के मुख्यमंत्री थे, पहले मुख्यमंत्री थे बिहार के, वो श्याम बाबू के भाषण को सिंह गर्जना का नाम देते थे। और उनके भाषण के बाद में
उत्तेजित छात्रों ने सचिवालय पर झंडा फहराने की कोशिश की। उसी बीच में अंग्रेजों ने गोलियां चलाई अच्छा और अच्छा 7 शहीद हुए। जी। हमारे पिताजी का एक और अनूठा काम था जो इतिहास में दर्ज है, लेकिन किसी वजह से नहीं हो पाया। नेपाल का भारत में विलय। हम्म। इनके अभिन्न मित्र थे उस टाइम में नेपाल के राजदूत सर सीपीएन सिंह। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पे इन्होंने नेपाल का भारत में विलय का प्रस्ताव बनाया रखा था। अच्छा। लेकिन तत्कालीन सरकार ने हम्म। किसी भी वजह से संभव नहीं उसको हो पाया। संभव नहीं हो पाया। जी जी। वो पूरे के पूरे दस्तावेज आज भी ब्रिटिश लाइब्रेरी लंदन में सुरक्षित अच्छा है। अच्छा। तो इस तरह से जो आपने बातें साझा की, आपने कहा कि बहुत कम उम्र थी आपकी जब आपके पिता नहीं रहे, जी हाँ। और फिर आपने धीरे धीरे उन्हें जानने की कोशिश की। हमारे माता पिता का बड़ा ही प्रभाव पड़ता है, मैं कहूँगी, हमारे अपने जीवन पर। कहीं ना कहीं उनकी जो सीख है, उनके जो संदेश है, उनके जीवन से जो हम सीखते हैं, उसका प्रभाव पड़ता है एक बच्चे के जीवन पर भी। अगर मैं आपकी बात करूं, आपकी काव्य यात्रा की बात करूं, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई? कैसे आपने कोशिश की लिखने की? आप कह सकती हैं कि जो कला के प्रति जो लगाव है जी। वो बचपन से ही था। अच्छा मुझे याद है कि मैं रंगीन पेंसिलों से भारत का झंडा बनाया करता था अच्छा अच्छा। और नीचे लिखा करता था झंडा। तो कई बार वो जो है झ नहीं होके हमारे भैया मजाक उड़ाते थे कि ये भंडा बनाता है, भंडा लिखता है। जी बचपन में एकदम बिल्कुल। आरंभिक काल में वहाँ से पेंटिंग के प्रति मेरी रुचि जगी जी। और 70 के दशक में मैंने कई पेंटिंग बनाई अच्छा और पेंटिंग को अपनी पढ़ाई का या अर्थ अर्जित करने का जरिया भी बनाया। जी। मैं ग्रीटिंग कार्ड्स बना लिया करता था, कुछ पेंटिंग्स बना के हमारे जो मित्र थे उसको दूसरों को बेच दिया करते थे, जी जी कुछ पैसे आ जाते थे उससे। जी। आपको मैं दिखाना चाहूँगा 70 की दशक की इस पुस्तक में मैंने अच्छा 2 पेंटिंग लोगों के कहने पर आपकी? डाली हैं। आपकी बनाई हुई जी हाँ, कृतियाँ ये हैं। पेंटिंग हमारी बहुत बनाई बढ़िया। हुई है। आप उसे थोड़ी देर रखें ताकि हम दिखा सकें जी अपने जी जी दर्शकों को। जी जी बहुत बढ़िया। ये आपकी खुद की बनाई हुई जी हाँ जी हाँ है। 70 बहुत की दशक सुंदर। की पेंटिंग जी है। जी जी। थोड़ी सी उस टाइम में मॉडर्न पेंटिंग थी। हाँ हाँ। अब इसको उस टाइम में बढ़िया। हालांकि लोगों ने कहा कि थोड़ा सा वो अश्लील है, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता। बड़ा आर्टिस्टिक दृष्टिकोण था उस टाइम में। जी जी। बहुत सारी सुंदर। पेंटिंग उस टाइम में मैं बनाता था। उसी बीच में मैं रेडियो से जुड़ा अच्छा और कविताएं मैं लिखने लग गया। जी। मैं एक्चुअली आर्ट का स्टूडेंट था और आर्ट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता था, लेकिन किसी भी वजह से अर्थ अभाव में मैं वो नहीं कर पाया। तो फिर मुझे नॉर्मल जो कोर्स होते हैं ग्रेजुएशन के, इंटर के, उसी में मुझे एडमिशन लेना पड़ा मैट्रिकुलेशन के बाद। और उसी बीच में जयप्रकाश नारायण जी के आंदोलन में मैं जेल गया, तकरीबन 5-6 महीने जेल में रहा। तो वहाँ मुझे पढ़ने का और लिखने का बड़ा मौका मिला। तो सच पूछिए तो मेरी जो लिखने की कला है या जो कविता है प्रस्फुटित हुई जेल में 74 के दौरान। अच्छा हालांकि मैंने लिखना 70-72 से शुरू कर दिया था और एक आध दो ऐसी कविताएं मैंने लिखी थी जो उस टाइम में जयप्रकाश नारायण जी के सानिध्य में उनके सामने बहुत छोटा था, जी। फिर भी मैंने कहने की कोशिश की थी। 2 पंक्तियां मैं बताना चाहूँगा। जरूर सुना। पहली जो कविता थी मेरी, हम प्रगति के विज्ञापन में खो रहे हैं, क्या बात है। हम प्रगति के विज्ञापन में खो रहे हैं, गेहूं की जगह अणु बम को बो रहे हैं। आहा, हम प्रगति के विज्ञापन में खो रहे हैं, गेहूं की जगह अणु बम को बो रहे हैं। क्रंदन सुनेगा कौन, क्रंदन सुनेगा कौन, किसको है गरज, हर इंसान अब तो रोबोटों से हो रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। चांद सितारों की बात न करो, हम्म। चांद सितारों की बात न करो, रोज मिट्टी चांद की हम ढो रहे हैं। और अपनी मुफलिसी का ये आलम है कि अपने ही कंधे लाश अपनी ढो रहे हैं। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और जो ये उपमाएं आरंभिक आपने दी कविताओं हैं- में से एक कविता जी थी जी मुझे जी। कि उन्हीं दिनों में एटम बम वगैरह का जो बिल्कुल, जिक्र बिल्कुल। था या जो दहशत थी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। कहीं ना कहीं एक आहत कवि मन कि किस तरह जी हाँ। से हम तकनीक में आगे बढ़ रहे हैं और हाँ। अपना खुद का ही नुकसान जी कर हाँ, रहे हैं कर रहे और हैं। मानव को एक संदेश भी
देने की जी कोशिश हाँ, आपकी इन जी पंक्तियों हाँ, के माध्यम जी से। हाँ। बड़ा आपने विरोधाभास है। जी एक तरफ हम तकनीकी बूम की तरफ जा रहे हैं, जी जी। दूसरी तरफ रोटी की जद्दोजहद में हैं। हम्म। तो हमें सोचने की ज़रूरत जी, है, रुक कर जी, ठहर कर सोचने की अंतर बहुत ज़रूरत है। ज़्यादा था, गैप जी बहुत ज़्यादा था। जी जी। और जब कवि के मन से ये बातें आती हैं तो बहुत लोगों तक पहुंचती भी हैं, जो जी हाँ, मन की बातें हैं। जी हाँ, आपने जिक्र किया, जब हम बातें कर रहे थे आपने कहा कि आपने आर्थिक तंगी का दौर भी देखा है। जी हाँ, जब हम किसी से मिलते हैं और उसे देखते हैं कि उसने एक मुकाम हासिल किया हुआ है, तो लगता है कि शायद रास्ता सरल रहा होगा, पर यकीनन ऐसा होता नहीं है, है ना? एक एक जी। परिस्थिति होती है जब लोग नीचे से ऊपर बढ़ते हैं। जी जी। उनके लिए उनके बीते दिनों की जो प्रेरणा है या जो मेहनत है, जी। वो उसको एंजॉय करते हैं। आपने एक बड़ी बात कही जब हमारी ये चर्चा चल रही थी कि जब आप ऊपर उठने के बाद वापस गिरते हैं तब ऊपर उठना कठिन हो जाता है। कैसा था वो दौर और कैसे संभाला ये आपने आप एक को? बड़े बाप का, जमींदार परिवेश के जी। व्यक्ति का, जब वो आर्थिक तंगी के दौर से गुजर रहे थे, और उसके बाद उनके निधन के बाद में हम लोगों ने सभी भाई बहन ने आर्थिक तंगी का दौर देखा। बहुत कठिन था, जी लेकिन सबसे बड़ा संबल थी हमारी माँ। जी। उनका मनोबल इतना ऊंचा था, उनका नाम था सरस्वती, और उन्होंने हम लोगों की शिक्षा के लिए जी जान से मेहनत करी। जी खेतों में भी काम करती थी वो। हमारे खेत थे जी। घर के पास में, उसमें भी काम करती थी। सारे घर की चीज़ों को सुचारू रूप से चलाना बिल्कुल। और हम लोगों के संस्कारों को जीवित रखना, क्या बात। ये बहुत बड़ा काम था। जी जी। और लगातार हम लोगों को संघर्ष की प्रेरणा देना। हम्म। जब आपके सामने कोई बहुत ऊंचा शिखर होता है और उसकी तरफ देखते हैं, तो अपने आप ऊंचा उठने की आपकी प्रेरणा बनी रहती है। जी। और वो संघर्ष हम लोगों का साथी रहा, और बड़े सम्मान के भाव से हम लोगों ने उस संघर्ष को किया, जी जी। निभाया। और आज हम सब लोग आर्थिक रूप से अच्छी परिस्थिति के अलावा सामाजिक रूप से, और जो आप कह सकती हैं संस्कारों की तरह से भी काफ़ी हम लोग अच्छी पोजीशन में हैं। जी जी। सभी भाई हमारे, उनके बच्चे सब अच्छा कर रहे हैं, हमारे बच्चे भी अच्छा कर रहे हैं, और संस्कार को जीवित रखा है हम लोगों ने। जी, अपने आपने पिता बड़ी और बात अपनी माँ कही, के। और मुझे लगता है कि अगर आपके जीवन को हम देखें तो बड़ी प्रेरणा मिलती है कि परिस्थितियां विपरीत हो सकती हैं, पर अगर आप धैर्य धारण करें, उनका सामना करें, तो फिर चीज़ें बदलती हैं। कभी कभी हम निराश हो जाते हैं जब परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं, फिर लगता है पता नहीं हमसे संभल पाएंगी या नहीं। पर अगर आपने अपनी सही कोशिश की है और लगातार निरंतर प्रयासरत रहे हैं, तो चीज़ें फिर अच्छे स्वरूप में आती हैं। और जो काव्य रचना का जो सिलसिला था, मुझे लगता है कि उस दौर में भी आपका चलता ही रहा होगा। आपने किन किन विषयों पर खास लिखा है, मैं ये भी जानना चाहूँगी। देखिए एक्चुअली क्या है कि मैंने कविता ना तो किसी वाद से प्रभावित होकर लिखी है, जी ना ही किसी मैंने पैरामीटर में डाल के लिखी है। जी जी। ये कोरी कैलाश की भावनाएं हैं क्या बात। जो मेरे काव्य में झलकती हैं। जी और अब इसमें सारे उतार चढ़ाव मिलेंगे आप। जी। कुछ कविता, इसमें कोई हास्य भी कविता। मिलेगा, इसमें व्यंग भी मिलेगा, इसमें खींच मिलेगी, इसमें अच्छा। गुस्सा मिलेगा, इसमें प्यार मिलेगा, इसमें रोमांस मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। किस भाव की कविता होगी अगली? आज आपकी मैं जो एक कविता सुनाना चाहेंगे? आपको सुनाना चाहता हूँ। जरूर। इससे शीर्षक है कमी। अच्छा। आज हवाओं में कुछ नमी सी है, आज हवाओं में कुछ नमी सी है, जैसे दिल में कुछ गमी सी है। आज हवाओं में कुछ नमी सी है, जैसे दिल में कुछ गमी सी है। पतझड़ ने पत्तों को फिर अलग कर दिया, पतझड़ ने पत्तों को फिर अलग कर दिया, इसकी फितरत भी आदमी सी है। क्या बात, क्या बात। पतझड़ ने पत्तों को फिर अलग कर दिया, इसकी फितरत भी आदमी सी है। जी। लोग मिलते रहे हम सफ़र बनकर, लोग मिलते रहे हम सफ़र बनकर, मगर ज़हन में तस्वीर तुम ही सी है। वाह। मगर ज़हन में तस्वीर तुम ही सी है। जी। हर समंदर में ज़िंदगी पल रही है,
हर समंदर में जिंदगी पल रही है, इसकी कोशिश भी जमी सी है, बहुत इसकी बढ़िया, कोशिश भी जमी सी बहुत है। बढ़िया। शोर व गुल धुआं होकर हवा चल रही, शोर व गुल धुआं होकर हवा चल रही, जैसे जिंदगी कुछ थमी सी है। वाह, क्या बात है। सब कुछ जुगाड़ कर लिया, सब कुछ जुगाड़ कर लिया है, फिर भी लगता है कुछ कमी सी है। कहूँगी कि उसके पश्चात हमारे जीवन में एक नए दौर की शुरुआत भी होती है। कोई ऐसी घटना जो आपके जहन में है? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे जीवन में कुछ टर्निंग पॉइंट्स हैं, जी। आप कह सकती हैं कि जहाँ युवा कैलाश को ऐसी प्रेरणा मिली, जहाँ मेरी सोच समझ ज़िंदगी बदल गई, या मेरा जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो काफ़ी बढ़ गया। एक घटना है, शायद बहुत कम लोगों के जीवन में इस तरह की घटना होती है। मुझे याद है, मेरे एग्ज़ाम का, ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम का आखिरी दिन था। जी। एग्ज़ाम देने के बाद में एग्ज़ाम सेंटर से मैं अपने कॉलेज आया। वहाँ हमारे साइकोलॉजी के प्रोफेसर जो थे, प्रोफेसर शाकिर हुसैन, उन्होंने मुझे प्यार से बुलाया, पूछा कैसा रहा एग्ज़ाम। मैंने जब उनको बताया, बोले तुम्हें तुमसे एक काम है। मैंने कहा सर आप हुक्म करें। उन्होंने कहा कल से मेरे भांजे को तुम्हें ट्यूशन पढ़ाना है। मैं अवाक होकर उनको देखता रहा कि कल तक जो लड़का उनसे पढ़ रहा था, उनके कक्षा में एक स्टूडेंट था, आज उसको वो एक टीचर के रूप में देख रहे हैं। जी। मैंने कहा सर आप क्या कह रहे हैं, आपके भांजे को मैं पढ़ाऊंगा? अच्छा। बोले हाँ, मुझे तुम पर पूरा यकीन है जी। और तुम्हारे अंदर मैं एक अच्छा टीचर का गुण देखता हूँ। वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था, जहाँ मुझ में आत्मविश्वास से लवरेज कर दिया। क्या बात है। मैं फिर उस बच्चे को मैंने ट्यूशन पढ़ाया, उसके एक आध दो और साथी थे, उनको भी ट्यूशन पढ़ाया। तो ये, लेकिन इस घटना ने मेरे जीवन में सोच समझ को बदल दिया कि आपके लिए कुछ भी मुमकिन है, आप बिल्कुल। कर सकते हैं, बिल्कुल। यू कैन डू। और अगर कोई दूसरा हमारे ऊपर विश्वास करता है, इतना गहन विश्वास करता है, तो हमें लगता है कि नहीं, मेरे अंदर भी कुछ खास कुछ है, है। और अपने आप को पहचानने की शुरुआत हो जाती है, जैसा मुझे बिल्कुल, लगता है आपकी बिल्कुल। बातों से जो मैं समझ पा रही हूँ। बिल्कुल सही। आपने बहुत सारी रचनाएं लिखी, जी हाँ। लगातार लिखते रहे। आपने कहा कि वो युवा कैलाश था जिसने शुरुआत की थी, और रचनाएं आपकी लेखनी से बनती चली आईं। फिर ये प्रकाशन अब किया आपने, ये इतने दिनों का जो गैप एक्चुअली है वो कैसे आया? 70 के जी। दशक में जब मैं स्टूडेंट भी था और राजनीतिक रूप से भी सक्रिय था, और कवि गोष्ठियों में जाता था, अच्छा, अच्छा। मुशायरों में जाता था। उन्हीं दिनों में रेडियो से भी जुड़ा रहा। रेडियो में लगातार मेरी कविता प्रसारित होती थी। बिल्कुल। युवाणी प्रोग्राम वगैरह उस टाइम में होता था, जिसमें मैंने कंपेयरिंग भी की। आजकल रेडियो जॉकी बोलते हैं, जी, जी। उस टाइम में कंपेयरिंग वो कहते थे। बिल्कुल। तो वहाँ से छोटी मोटी पत्रिकाओं में भी लिखा। हम लोग अच्छा, कुछ अच्छा। दोस्त थे, 3 दोस्त थे। एक का नाम था अमरेंद्र, एक किशोर जी थे जो रेडियो से डिप्टी डायरेक्टर होकर अभी रिटायर हुए, जी। और मैं। हम लोग लिखते थे अमर कैलाश किशोर के नाम से। अच्छा। जी, अमर अमर नहीं रहे, जी। किशोर किशोर नहीं रहे, व्यस्त हो गए, अब तो रिटायर्ड हो गए। जी। और कैलाश अभी भी संघर्ष कर रहा है। बहुत सुंदर। हम लोगों ने कविताएं एक आपकी। साहित्यिक संस्था की स्थापना की थी, अच्छा। पल्लवी के नाम से, जी। और उसमें कुछ प्रकाशन की कोशिश की थी। हम्म। उसी बीच में डॉक्टर सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी से मिलने का मौका अच्छा। मिला, और किसी काव्य गोष्ठी में अय्यूब सैयद सर थे, उनसे मिलने का मौका मिला, जो करंट वीकली के चीफ एडिटर थे। इन लोगों ने मुझे पत्रकारिता में हाथ आजमाने का मौका दिया। अच्छा, अच्छा। और मैं कुछ रिपोर्टिंग्स वगैरह भी करता था उन दिनों, और लगातार कुछ गोष्ठियाँ वगैरह, काव्य गोष्ठी वगैरह में भी जाना आना होता था। लेकिन एक बदलाव आया जेपी मूवमेंट के बाद, जब सरकार बनी, और मुझे ऐसा लगा कि पत्रकारिता में शायद मैं सफल ना हो पाऊँ। अच्छा। तो मैंने सेल्स कैरियर को चुना, जी। और सेल्स कैरियर में मुझे एक चीज़ नज़र आई, वो ये कि रिवार्ड एंड पनिशमेंट बोथ एट ए टाइम। अच्छा किया तो तुरंत रिवार्ड है,
जी। अब बुरा किया तो तुरंत पनिशमेंट है। और इसने मुझे सजग कैलाश के रूप में क्या बात है, प्रस्तुत कर दिया। बहुत और मैं बढ़िया। लगातार आज भी, अगर मैं एक कवि के रूप में आपके सामने उपस्थित हूँ, तो मैं जरूर बताऊं जिस संस्थान में मैं काम कर रहा हूँ जी, वहाँ एक सफल बिजनेस मैनेजर भी हूँ। क्या बात है। आपने बहुत अच्छे तरीके से कहा कि जो एक डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह आज हमारे समक्ष है, उसे एक सजग कैलाश के रूप में सेल्स लेकर आया, क्योंकि जो हमारा प्रोफेशन होता है वो भी हमें बहुत कुछ सिखाता है जी हाँ। और उसके अनुभव भी हमारी लेखनी में दिखने शुरू हो जाते हैं। जी कुछ और भी कविताएं जो आज हमसे साझा करना चाहेंगे, जो जी, आपके जीवन की अवश्य। कहानी बयां करता हो। जरूर जरूर क्या होंगी पंक्तियां आपकी, जरूर। सुनाए। एक इसमें थोड़ी सी तलखी मिलेगी आपको जरूर सुनाए। कैलाश की। फरमाइश जी, शीर्षक। खुद से खुद की फरमाइश न कीजिए। अच्छा, खुद से खुद की फरमाइश न कीजिए। क्या बात। खुद खुदा होने की नुमाइश न कीजिए। खुद से खुद की फरमाइश न कीजिए। खुद खुदा होने की नुमाइश न कीजिए। कितने मंजर गुजर गए वक्त की आंधी में। कितने मंजर गुजर गए वक्त की आंधी में। बस वक्त से रुकने की जोर आजमाइश न कीजिए। बस वक्त से रुकने की जोर आजमाइश न कीजिए। गमों को गर्त में डालें। गमों अच्छा। को गर्त में डालें, गुलों को गले लगा लें। वाह, गमों को गर्त में डालें, गुलों को गले लगा लें। बहुत बढ़िया। अपने ही ख्यालों की दुनिया हो ऐसी गुंजाइश न कीजिए। क्या बात है। अपने ही ख्यालों की दुनिया हो हाँ, हाँ। ऐसी गुंजाइश न कीजिए। लोग आएंगे आपके दर पर भी मन्नत मांगने। लोग आएंगे आपके दर पर भी मन्नतें मांगने। आप दाता बनने की बस नुमाइश न कीजिए। वाह, आप दाता बनने की बस नुमाइश न कीजिए। हर रात आती है चांद सीने पे टांग कर। हर रात आती है चांद सीने पे टांग कर। पर सूरज को मुट्ठी भरने की आजमाइश न कीजिए। बहुत बढ़िया। आजमाइश न कीजिए। बहुत बढ़िया। और जीवन की सच्चाई बयां करती हैं आपकी कविताएं, आपकी पंक्तियां। शायद बहुत कुछ कहने की कोशिश की है आपने इन पंक्तियों के माध्यम से। आपने शुरुआत में ही कहा कि कुछ तलखियां भी दिखेंगी, है ना। कभी कभी होता है कि हम बहुत कुछ दिखाना चाहते हैं, हम दिखावे की दुनिया में भी प्रवेश कर जाते हैं। उसे रोकने की कोशिश की है आपने। और शायद आपकी हर पंक्ति जीवन के लिए एक संदेश देती है, मैं कहूँगी। अगर आपके जीवन का जिक्र करूं कैलाश जी, तो आपने कहा कि आर्थिक तंगी का दौर आपने देखा। दूसरी घटना जो आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी है, मैं चाहूँगी कि जब वो दौर आया, जब स्वास्थ्य के से परेशानियां आपके जीवन में आईं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी अपने दर्शकों के लिए उस घटना के बारे में और कैसे अपने आप को आपने संभाला। मैं दो बात का जिक्र करना चाहूँगा जी। एक तो हालांकि बहुत बड़ी प्रचलित उक्ति है, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, जी। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जी। ये मेरे जीवन में जीवंत है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मन अगर आपका स्ट्रांग है, तो आज मैं कहता भी हूँ कि मैं अपने मन के कंधे पे अपने शरीर को लेकर चलता हूँ। 2009 में इन्हीं दिनों की बात है, 24 दिसंबर की रात थी। मैं तकरीबन 1 महीने से दिल्ली के अपोलो हॉस्पिटल में था जी। और सारी तरह की जांच हो गई थी, लेकिन वो लोग ये नहीं बता रहे थे कि मुझे बीमारी क्या है। अच्छा। डॉक्टर्स आते थे, दवाइयाँ देते थे, इलाज होता था, इंजेक्शन पड़ता जी, था। कभी वो मेरे ग्लैंड्स निकाले जाते थे, कभी बोन मैरो निकाला जाता था। 24 की रात में मैं बड़ा, वो जो नर्सेस थी वहाँ पे, उनका ज़्यादातर केरल की थी, क्रिश्चियन थी। जी जी। तो वो त्यौहार मनाने के लिए क्रिसमस का जा रही थी। मैंने रात में वहाँ डॉक्टर को कहा कि अगर आपने इस क्रिसमस के दिन मुझे शूली पे टांगना है तो टांग दो, नहीं तो मुझे बताओ कि मुझे बीमारी क्या है। खैर उन लोगों ने 25 तारीख को डिक्लेयर किया कि मुझे डबल कैंसर है। अच्छा। और जो बड़े डॉक्टर थे, डॉक्टर दुआ, उन्होंने आके मेरे बेटे से, मेरी भतीजी को ये बताया कि देखो जी,
इनका कुछ नहीं होना, आप घर ले जाओ, पूजा अच्छा। पाठ करो, जी। उनको खुश रखने की कोशिश करो, शायद ये महीनों के ही मेहमान हैं। हम्म। जब मैंने कहा कि आप मुझे बताइए, मैं मेंटली बड़ा स्ट्रांग हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे, पढ़ रहे थे। जी। तो मैंने कहा एक आध महीने का तो समय है। तो मैंने कोशिश करी, एक आध महीने में मैंने कहा कि मैं सारी व्यवस्था करूं, जी। ताकि आने वाले दिनों में मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, किसी को उनको कोई परेशानी ना हो। परेशानी ना हो। जी जी। फिर मैंने अपने बेटे को कहा कि मुझे एक डायरी ला करके मेरे घर से दे दो हम्म। और पेन लेते आना। हमारी जो संस्था जिसमें मैं काम करता था, उसके डायरेक्टर ने, मैं उनको बड़ा आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, उन्होंने कहा कि कुछ भी हो तुम्हारा इलाज होगा, जी। और मेरा पूरा वहाँ पे ख्याल इलाज रखा हुआ। गया, इलाज हुआ। जी। कीमोथेरेपी मेरी चली। हम्म। कीमोथेरेपी बहुत कष्टकर होती है, बहुत हम्म। तकलीफ होती है उसमें, हम्म। लेकिन मैंने उस दर्द को बड़े हंस के झेला। लोग कहते थे कि कमाल है, ये शख्स कीमोथेरेपी करके और ख़ुद से गाड़ी ड्राइव करके घर चला जाता है, अच्छा। और उतना ही नहीं, मैं ऑफिस भी चला जाता था। जी। तो लोगों को आश्चर्य होता था। मैंने उस दर्द को बर्दाश्त करने की जो ताकत थी, वो कविताओं के माध्यम में ढूंढी। अच्छा। तब मैंने दर्द पे कविता लिखी आपने। कई कविताएं लिखी, रिश्तों पे भी लिखी, क्योंकि उस टाइम में जो रिश्ते थे उनको भी परखने का बड़ा मौका मिला, गहराई जी, से परखने जी, का जी। मौका मिला। तो मैंने काव्य को एक माध्यम बनाया, कहीं ना कहीं आप कह सकती हैं कि एक मेडिसिन के तौर पे मैंने उसको कार्य यूज किया। जी। किया। जैसे कि आप जिक्र कर रहे हैं उस दौर का, आपने कहा कि डॉक्टर्स ने आपको कहा था कि 1 महीने के अंदर शायद हाँ, हाँ, आपका जी। जीवन ना बचे, जी। लेकिन आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर आपने ठान ली है और अगर आप लगातार कोशिश कर रहे हैं तो मेरी आपकी जी विशा जीत गई। जी जी विशाल जीत गई। बहुत सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं मैं समझ सकती हूँ कि आपकी जो ये लेखनी थी, आपने कहा आपने अपने दर्द को आपने बयां किया, आपके साथ साथ चलती रही, आपकी कोशिशों में लगातार आपके साथ में, आपके बगल में खड़ी रही। खड़ी रही। कुछ पंक्तियां मैं देख रही हूँ आपके साथ है जो शायद आपने नहीं लिखी हैं। मैं चाहूँगी अपने दर्शकों को सुनाएं आप, जो आपने नहीं लिखी हैं जो जी पंक्तियां। हाँ, बिल्कुल। जी। ये परसों मेरी पुस्तक का लोकार्पण हुआ है दिल्ली के कृष्ण क्लब में, जी जी। शब्द यात्रा। बड़े काफ़ी गुड़ी और बड़े लोग उपस्थित थे जिन्होंने इसको आशीर्वाद दिया। वहाँ उस मंच से मैंने एक नई कविता जो जी। 15 तारीख की रात में मैंने लिखी है। अच्छा, आपके मन के उद्गार हम कह उद्गार सकते हैं, हैं, आपके जी। मन की भावनाएं सुनाए हम। इसका शीर्षक है सवाल, लेकिन हमारे मित्र विशाल मोरेश्वर हैं, काफ़ी बड़े बिजनेसमैन हैं, उन्होंने कहा कि इस कविता को सुनने के बाद में इसका नाम तो तुम दो गर्व। अच्छा। तो मैं गर्व के नाम से ही इसको प्रस्तुत करूंगा। जी जी। यूं तो जन्म से ही मानव स्वयं एक सवाल है, यूं तो जन्म से ही मानव स्वयं एक सवाल है, फिर भी मैंने आकाश से पूछा क्या तुमने रखे हैं टूटते तारों का हिसाब। फिर भी मैंने आकाश से पूछा क्या तुमने रखे हैं टूटते तारों का हिसाब। जवाब आया नभ में तो तारे रोज ही टूटते हैं, नभ में तो तारे रोज ही टूटते हैं, कौन रखता है हिसाब। मुझे खुद भी ये नहीं पता कि ईश्वर का ये साम्राज्य कितना बड़ा है, मुझे खुद भी नहीं पता कि ईश्वर का साम्राज्य कितना बड़ा है। कितने ग्रह और तारे गर्भ में पड़े हैं, कितने सूरज जल बुझ रहे हैं, कितने सूरज जल बुझ रहे हैं। मैं तो उतना ही हूँ जितना तुम्हें दिखता हूँ, मैं तो उतना ही हूँ जितना तुम्हें दिखता हूँ, परंतु तुम्हें तो एक बिंदु समान भी नहीं गिनता हूँ, परंतु तुम्हें तो एक बिंदु समान भी नहीं गिनता हूँ। फिर भी तुम्हारी हठधर्मी है जो सवालों के जवाब मांगते हो, फिर भी तुम्हारी हठधर्मी है जो सवालों के जवाब मांगते हो। क्या खुद को भी जानते हो। फिर मैंने धरती से पूछा, फिर मैंने धरती से पूछा क्या तुमने रखे हैं मेरे जन्मों के हिसाब। अच्छा। क्या तुमने रखे हैं मेरे जन्मों के हिसाब। धरती बोली मुझ पर कितने जीवों की अनंत पीढ़ियां पैदा होती हैं और मर जाती हैं और मेरी मिट्टी में मिल जाती हैं, फिर कैसा हिसाब। मेरी हठधर्मिता मैंने फिर सागर से पूछा जी। तो मैं कितनी नदियां समाई, तो मैं कितनी नदियां समाई,
कितनी बार बार आई। सूरज की गर्मी ने कितने जल को भाप बनाकर उड़ा दिया। क्या है इसका कोई हिसाब? सागर बोला, नदियों की नियति है जो मुझ में समाई, नदियों की नियति है जो मुझ में समाई। सूरज ने जो भाप बनाया उससे मैंने पूरी धरती पर बूंदें बरसाई। क्या बात। सूरज ने जो भाप बनाया उससे मैंने पूरी धरती पर बूंदें बरसाई। पूरी धरती पर हरियाली और जीवन की श्रृंखला बनाई। पूरी धरती पर हरियाली और जीवन की श्रृंखला बनाई। बताओ कैसा हिसाब? फिर मैंने पेड़ों से पूछा, फिर मैंने पेड़ों से पूछा, तुमने कितने जीवों को ठौर दिया, तुमने कितने जीवों को ठौर दिया, हरे भरे खुशबू भरे जीवन का दौर दिया। मानव जीव जंतु तुमसे वायु लेकर जिया। क्या है कोई इसका हिसाब? रुष्ट होकर हरियाली बोली, रुष्ट होकर हरियाली बोली, क्यों मांगता है मुझसे हिसाब? क्यों मांगता है मुझसे हिसाब? जाकर पूछ मानवों से, जाकर पूछ मानवों से, मुझको काटकर उनको क्या मिला, मुझको काटकर उनको क्या मिला? क्यों है वन उजाड़कर शहर बसाने का सिलसिला? क्यों है वन उजाड़कर शहर बसाने का सिलसिला? क्यों है ये प्रदूषण, क्यों है ये प्रदूषण? सूखे जलजलों का सिलसिला। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और जो मैं पंक्तियाँ आपकी देख रही हूँ, आपकी इस रचना की जो सवाल आपने किए हैं प्रकृति से, मैं थोड़ा सा आपसे इजाजत चाहूँगा, इसको मैं पूर्ण कर लूँ। जरूर सुने। पुनः बहुत हिम्मत कर मैंने स्वर्ण भंडारों से पूछा। अच्छा। पुनः बहुत हिम्मत कर मैंने स्वर्ण भंडारों से पूछा, क्या है तुम्हारे पास कोई हिसाब कि तुम्हारा कितना हिस्सा किसको मिला, तुम्हारा आशीर्वाद उनको कैसे मिला? व्यंग से वो हंस पड़ा और बोला, मैं तो यही था, यही हूँ और यही रहूँगा। उनसे पूछ जिसने मुझको पाने के लिए कितना युद्ध लड़ा, कितने अपनों का लहू बहाया और कितने अपनों को छला, फिर खाली हाथी चला गया। ना कोई तिजोरी और ना कोई ताज साथ गया। ये तो बस हवस है, दौलत बटोरने का सिलसिला। जी। मेरी जिज्ञासा कम नहीं हुई, बस कई बार आंखें नम हुई। फिर हिम्मत कर मैंने आईने से पूछा, मेरी अटखेलियों से लेकर मेरे चेहरे की झुर्रियों का है कोई तुम्हारे पास हिसाब? पता है क्यों सुंदर चेहरा हो जाता है उदास? आईना बोला, गिन लो अपनी बचपन की शरारतें। बहुत बहुत सारे सवाल आपके मन के जो मैं इन पंक्तियों में देख सकती हूँ, और आपने ये जानने की कोशिश की है जो सवाल आपके मन में है, प्रकृति से पूछा है आपने, अपने आप से पूछा है, आईने से पूछा है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी इन पंक्तियों के साथ, आपने समय निकाला हमारे कार्यक्रम में शरीक बहुत बहुत हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका आभार जी, नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने बातचीत की डॉक्टर कैलाश बिहारी सिंह जी से। आप एक समाज सेवी हैं, एक उद्यमी हैं, और सबसे बड़ी बात कि आप रचनाकार और कवि भी हैं। दिल के बात, मन के उद्गार कविताओं के माध्यम से आपने हमसे साझा किया, और आपसे कहूँगी कि आप अब हमसे साझा करें अपने विचार हमारे कार्यक्रम के बारे में। कैसा लगता है ये कार्यक्रम, ज़रूर लिख भेजें, और इसके लिए नोट करें हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान, निदेशक डीडी बिहार, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड पटना 8000001। हमारा ईमेल आईडी है director ddkpatna@gmail.com।